स्मृति जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे। माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू मैडम इज कि स्मृति जी की वित्त मंत्री ने बजट को अमृतकाल का बजट बताया है, आपने भी इसी तरह का बयान दिया है, लेकिन विपक्ष का कहना है ये खास लोगों के लिए, खास लोगों द्वारा खास तरह का बजट बनाया गया है, यानी टू बी प्रिसाइज कि मित्रों के लिए बजट बनाया गया है। मैं अभिनंदन करती हूँ अमीश जी कि आज आपने देश के 80 करोड़ गरीब नागरिकों को मोदी का मित्र कहा, जिनको 2 लाख करोड़ रुपए का व्यय करके भारत सरकार अनाज पहुंचाने वाली है और यह अनाज उन्हें गत 2 वर्षों से प्राप्त हो रहा है। मैं आपका विशेष आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आज पीएम आवास योजना में 66% का इजाफा हुआ है। आपने हर गरीब को जिसको घर मिला उसको मोदी का मित्र बनाया है। मैं आपका विशेष आभार व्यक्त करती हूँ कि 11 करोड़ परिवारों को जीवन में पहली बार इस देश में टॉयलेट मिला और हर परिवार में अगर आप 4 भी अगर सदस्य गिने तो लगभग 40 करोड़ मोदी जी के दोस्त तो आपने आज अपने इस कार्यक्रम में ही गिनवा दिए। तो हर गरीब को, हर मध्यम वर्गीय हिंदुस्तानी को आपने मोदी का मित्र घोषित किया, इसके लिए मेरी ओर से आपको कोटि कोटि प्रणाम। जी, लेकिन देखिए विपक्ष का तंज था, आपने उसको दूसरी डायरेक्शन में ले गई। लेकिन एक सवाल बनता है, क्योंकि एक सवाल ये बनता है कि अमीश जी, जी आज अगर विपक्ष प्रफुल्लित होती तो ये इस बात का संकेत होता कि वित्त मंत्री जी के बजट में कुछ ऐसा है जिस पर हमें चिंता करनी चाहिए। विपक्ष मुंह फुलाए बैठी है तो ये इस बात का संकेत है कि जनता के लिए, विशेषतः गरीब के लिए निश्चित रूप से मोदी सरकार की सौगात देश ने स्वीकार की है, देश ने मान्य की है। लेकिन जिस तरह से एक सिर्फ कांग्रेस नहीं, समूचा विपक्ष बार बार महंगाई की बात करता है और कहता है महंगाई को लेकर सरकार चिंता क्यों नहीं करती, महंगाई को लेकर लोगों को राहत क्यों नहीं दी गई। और इनकम टैक्स स्लैब्स में भी जो एक चेंज किया गया है उसमें ये एक तर्क ये दिया जा रहा है कि इसमें जो लोग सेव करते थे पैसा, जो लोग हाउसिंग लोन लेते थे, घर बनाते थे, जो एसेट क्रिएशन होता था, वो इससे समाप्त हो जाएगा जो नई रिजीम आएगी। देखिए, निर्मला सीतारमण जी ने अपने भाषण में निश्चित रूप से लोगों को ये ऑप्शन दिया है वो किस रेजिम का हिस्सा होना चाहते हैं। लेकिन आज अगर विपक्ष कहता है कि 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त का अनाज देना उनको सशक्त करने लायक काम नहीं है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं विपक्ष को नेशनल प्रायोरिटीज पर चिंतन करना चाहिए और फिर चर्चा अपनी सार्वजनिक करनी चाहिए। अगर विपक्ष आज ये कहता है कि 20 लाख करोड़ का एग्रीकल्चरल क्रेडिट फंड जो आज के बजट में वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया वो देश के गरीब और आम किसान और छोटे किसान विशेषता उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कृषि की दृष्टि से विपक्ष को आत्ममंथन निश्चित रूप से करना चाहिए। राहुल गांधी जी का बयान है कि मित्रकाल बजट में नौकरियां पैदा करने के लिए कोई विजन नहीं है, महंगाई से निपटने के लिए कोई योजना नहीं है, असमानता को दूर करने का कोई इरादा नहीं है। इसी के इर्द गिर्द मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बोला है। इसी के इर्द गिर्द ही तो खड़गे जी बोलेंगे, उनकी तो विवशता है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो नौजवानों की बात करते हैं उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि स्किल्स मिनिस्ट्री तब क्यों नहीं बनी जब उनकी सरकार थी, फिशरीज मिनिस्ट्री तब क्यों नहीं बनी जब उनकी सरकार थी, किसान सम्मान निधि में 11 करोड़ किसानों के बैंक के खाते तक 2 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि पहुंचाई तब क्यों नहीं गई जब उनकी सरकार थी, 40 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों का बैंक का खाता क्यों नहीं था और वो खाता पहली बार तब क्यों खुला जब मोदी की सरकार बनी, 27 लाख करोड़ रुपया भारत के नागरिकों के बैंक के खाते में गया है। शायद ये उन लोगों को पता नहीं है जो राजनीतिक अध्ययन कम रखते हैं। जी, एक बड़ा वोट बैंक रहा है भारतीय जनता पार्टी का मिडिल क्लास, और अभी से नहीं काफी समय से रहा है, और आप खुद एक मिडिल क्लास परिवार से आती है, इसलिए ये सवाल आपसे बनता है, क्या आपको लगता है कि मिडिल क्लास जो कि अपने व्हाइट कॉलर को मेंटेन करने के लिए एक स्ट्रगल कर रहा है, लगातार स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि आप जान रही है वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन में एक राइज हुआ है, भारत में भी उसका जरूर असर आया है, क्या आपको लगता है कि उससे निजात दिलाने के लिए ये बजट संपूर्ण है? क्योंकि वो एक बड़ी चिंता की बात है मिडिल क्लास के लिए स्मृति जी, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है। हाँ जी, पूरा करें, मैं बता दूं। मेरा सवाल यही जी है। अमीश जी बोले। जी, मैंने सवाल पूछा क्योंकि आप खुद मिडिल क्लास से परिवार से। 2-3 चीजें अमीश जी, 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 अगर आप कांग्रेस के एरा की बात करें तो जो जीएसटी जब नहीं था
तो दो छोटी सी मिडिल क्लास की आप बात करें, लेकिन ये जो दो वस्तुएं मैं गिनाने वाली हूं वो हर क्लास के व्यक्ति को कहीं ना कहीं दिन की शुरुआत में उसकी जरूरत का सामान बनते हैं। एक है साबुन, एक है टूथपेस्ट और एक है हेयर ऑयल। अगर आप सिर्फ हेयर ऑयल देखें और साबुन और टूथपेस्ट देखें तो जीएसटी से पहले 27% का टैक्स मिडिल क्लास के लोग भरते थे। गरीब भी भरता था, अमीर भी भरते थे, लेकिन मिडिल क्लास जो सबसे बड़ी बॉडी है वो 27% टैक्स भरती थी। आज वहां पर 18% है। अगर आप मिडिल क्लास में बच्चे के लिए एजुकेशन का लोन लेना है, 20 सालों के टेन्योर का लोन लेना है, तो इस सरकार के आने के बाद ईएमआई में 20,000 रुपए की बचत उसकी हुई है। डायबिटीज कैपिटल कहा जाता है हिंदुस्तान को विश्व का। अगर आप डायबिटीज की ही दवा का आप खर्चा ले लीजिए तो डायबिटीज की दवा का जो खर्चा है वो 80% घटा है जन औषधि केंद्र में। पैरासिटामोल जो 50 रुपए की बाहर मिलती थी वो जन औषधि केंद्र में 10 रुपए की मिलती है। और जन औषधि केंद्र में कौन जाता है? खड़गे जी नहीं जाते। 1 रुपए का सैनिटरी पैड मिलता है जन औषधि केंद्र में, वहां पर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लोग जाते हैं। डायलिसिस की बात ले लीजिए, देश में आज 1324 डायलिसिस सेंटर्स चल रहे हैं 620 से ज्यादा जिलों में। डायलिसिस अगर आप बाहर की किसी सेंटर में कराएं तो 2000 रुपए से ज्यादा होता है, और आप भारत सरकार की डायलिसिस सेंटर पे करें तो वो 1000 से 1100 रुपए का होता है। तो अगर मिडिल क्लास गृहिणी का आप मुझे कह रहे हैं तो मैं तो एक एक चीज गिनने बैठ जाऊंगी जी। तो विपक्ष को तो परेशानी होगी। लेकिन मेरा ये आखिरी सवाल है, क्योंकि बेरोजगारी को लेकर बड़ी सारे सवाल हो रहे हैं। क्या आपको लगता है जॉब क्रिएशन को लेकर जो पॉलिटिकली भारतीय जनता पार्टी के शासन को, मोदी गवर्नमेंट को घेरा जा रहा है, उस पर आपका जवाब क्या है? क्योंकि लगातार ये आरोप मढ़ा जा रहा है कि जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा, बेरोजगारी बढ़ रही है। अमीश जी, 4 चीजें जी, 4 चीजें अमीश जी। एक छोटी बात लेकिन उसका बड़ा इम्पैक्ट है। 157 नर्सिंग कॉलेजेस को 157 मेडिकल कॉलेजेस के साथ को-लोकेट करेंगे। वो कॉलेजेस निर्माण करने में भी जॉब्स आएंगी, उन कॉलेजेस को संचालित करने में जॉब्स आएंगी, उन कॉलेजेस में जो पढ़ने जाएंगे अधिकतर लड़कियां होंगी और उनके लिए भी नौकरी का संचार होगा। ऑफटेक बहुत है आज केयर इकोनॉमी में। दूसरी बात, कैपिटल जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने का आज बजट अनाउंसमेंट हुआ उसमें 33% का इजाफा हुआ। 10 लाख करोड़ का जब इन्वेस्टमेंट होगा तो अगर आप सड़क निर्माण की बात करें, डैम्स के निर्माण की बात करें, आप एयरपोर्ट की ही बात ले लीजिए। 1947 से लेकर 2014 तक 74 एयरपोर्ट थे हमारे देश में, और 2014 से लेकर 2022 तक 74 एयरपोर्ट और बने। आज 50 ऐसे और इंफ्रास्ट्रक्चर की घोषणाएं निर्मला सीतारमण जी ने की है। तो जब ये सारी व्यवस्थाएं बनेंगी, नौकरी और भी तो संचारित होंगी। लेकिन दोबारा आपका ध्यान आकृष्ट करती हूं मुद्रा और ईपीएफओ के नंबर्स पर, उसको तो विपक्ष झुटला नहीं सकता। जी स्मृति जी, आपने अपना समय दिया आज, बहुत बहुत शुक्रिया आज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यूज़ 18